हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम एक और आपके लिए ख़ास वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं देखेंगे कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सूत्र हम आसानी से कैसे याद करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसका सूत्र ये होगा या वो होगा। कभी कभी कहीं पर 2 आ जाता है, कहीं पर 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये हम कन्फ्यूजन में रहते हैं ना। कहीं H2SO4 लिखा जाता है, कहीं ZnSO4 लिखा जाता है। हाँ, तो ये हम थोड़ी हमारे सामने दुविधा हो जाती है ना। कहीं आप सूत्र देखते हैं कि सोडियम सल्फेट का हमारा सूत्र ये होता है Na2SO4, ये सूत्र होता है सोडियम सल्फेट का। ठीक है, अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, लेकिन वही जब जिंक सल्फेट का सूत्र लिखते हैं तो लिखा जाता है ZnSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लिखते हैं तो होता है CaSO4। तो कहीं पर 2 आ जाते हैं, कहीं पर 2 नहीं आते हैं। तो ये सब जो है हमारे सामने दुविधाएं हो जाती हैं ना। अब जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र लिखना है तो क्या होता है NaOH होता है, और वहीं जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र लिखते हैं तो क्या होता है CaOH का होल ट्वाइज होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के सूत्र में केवल NaOH होता है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के सूत्र में CaOH का होल ट्वाइज होता है ना। तो ये सब दुविधाएं हम जो है हमारे सामने रहती हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और वरना जो है आज हम इस दुविधा को आपकी दूर करेंगे। और जो है यही नहीं, बाकी जो भी फार्मूले बनते हैं, ठीक है, अब जितना भी हो सकता है वो हम लोग आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए और इससे जो है आपकी कई सारी जो दुविधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम जो है केमिस्ट्री की अगर हम शुरुआत माने और हमें जो है शुरुआत से क्या पढ़ना चाहिए, तो हम थोड़ा बहुत जो है बेसिक ज़रूर बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो आता है कि हमें क्या पढ़ना, क्या जो है समझना होगा, और वो है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी ये जो है हमें सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आवर्त सारणी क्या होती है और उसमें तत्व किस प्रकार से होते हैं। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक जो है हम आसानी से सूत्र नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आवर्त सारणी क्या होती है और उसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये आवर्त सारणी हमारे सामने रखी है और हम ज़रा जो है इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि इस आवर्त सारणी की अगर बात की जाए तो ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से आप दिखेंगे ये हैं हमारी धातुएं। ठीक है, और ये डार्क जो कलर है ये इस कलर से अधातुएं हैं हमारी, और ये जो वाइट कलर के हैं ये जो हैं उपधातुएं हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के ये गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम सही समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, इस सारणी में जो लिखे हैं ये एलिमेंट, इनके देखो संकेत भी लिखे हुए हैं, और ये जो आवर्त सारणी बनी है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। ठीक है, परमाणु क्रमांक से आप परिचित होंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम देखिए 11 नंबर पर है। इसका मतलब है कि इसके जो नाभिक है उसमें 11 प्रोटॉन हैं और नाभिक के बाहर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, तो इसका मतलब है कि इसकी बाहरी कक्षा में इसकी जो बाहरी कक्षाएं हैं, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उनमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं और नाभिक के अंदर 12 प्रोटॉन हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आप देख लीजिए, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब है इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 3 मूल कण होते हैं तत्व के परमाणु के, और वो ये होते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी भी नाभिक के में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हेक्सान, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं पहली लाइन में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो है क्षारीय धातुएं हैं और ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं।
और ये यहाँ से ये सब जो है ये धातुएं हैं, और इसका जो सफ़ेद लाइन है, ये जो जिगजैग वाली लाइन है, इसके इधर ये अधातुएं हैं, ठीक है। और ये जो है धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इनको हम उपधातुएं कहते हैं, ठीक है। ये जो है आवर्त सारणी बहुत जो है सही तरीके से बनी है, और इसे समझ लीजिए आप, तो कभी कोई भी सूत्र लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपको पता है कि तत्व के 3 मूल कण होते हैं, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हैं नाभिक के अंदर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में ये चाहते हैं कि वो उनका अष्टक जो नियम है वो पूरा हो, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इसके लिए जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए जो है कक्षाएं छोड़ देते हैं या कक्षाओं में आ जाते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन त्यागना कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं ये सब इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए सोडियम की, तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम 11 नंबर पे होता है, और 11 नंबर पे है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ठीक है, दूसरी कक्षा में 8, तो ये 10 हो गए। इसकी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। तीसरी कक्षा में 8 होने चाहिए थे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखा जाए तो ये होता है 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। ये इस तरीके से होता है ना। तो पहली कक्षा में जो है 2 रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8 हो गए, ठीक है। तीसरी कक्षा के लिए ये तीसरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन इस पर रह जाता है। जब तीसरी कक्षा में 8 होने चाहिए तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये धनायन बना लेता है। तो ये जो इस तरीके से ये ने पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम जो है वो 19 नंबर पे होता है। 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, और 8 तीसरी कक्षा में। 8, 8, 16, 2, 18 हो गए। बाहरी कक्षा में 1 रहता है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि भाई 8 नहीं हो पाते ना। 8 होने के लिए बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो जाने पर ये प्रोटॉन जो है संभाल नहीं पाएंगे इनको, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है और ये धनायन बना लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी हो जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये धनायन बना लेता है। अब जैसे 1-2 और देख लेते हैं। अगर हम बात करें जैसे कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम जो है 20 नंबर पे होता है। तो ये देखिए 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, ठीक है। तीसरी कक्षा में भी 8, 8, 8, 16, 2, 18 हो गए। चौथी कक्षा में 2 बचते हैं, ठीक है। तो 8 होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इस पर आ नहीं पाएंगे, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और ये धनायन बना लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस पर 2 प्लस लग जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर Cl की बात करें, ये 17 नंबर पे होता है। 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, और तीसरी कक्षा में 7। तो 8, 2, 10, 17 हो गए। अब देखिए लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये ऐसा नहीं कर सकता कि 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है बड़ा धनायन बना ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं नाभिकीय बल जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ता जाता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन निकलने में जो है कठिनाई होती है। इसलिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अधिकतम जो है निकल पाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं, उसके बाद नहीं निकल पाते हैं। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये ऋणायन बन जाता है, ठीक है। तो जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, और जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाती हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब बार बार अब जो है हर किसी तत्व के लिए नहीं याद करना पड़ेगा कि किसकी बाहरी कक्षा में 1 होगा, किसकी बाहरी कक्षा में 2 होंगे, किसकी बाहरी कक्षा में 7 होंगे। तो ये टेबल जो है वो इसी मेथड से बनाई गई है कि ताकि आपको ये सब याद ना करना पड़े, ठीक है। तो ये टेबल देखेंगे आप, टेबल जो ऐसे बनाई गई है
जैसे ये हो गई पहली लाइन, इस पहली लाइन में सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे 19 से आपने देखा भी एक बचा था बाहरी कक्षा में, तो इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर ये डी वाला के एलिमेंट आ जाते हैं, इनकी हम चर्चा भी बाद में करेंगे। ये जो है इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 5 होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 6 होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 7 होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में 8 होते हैं। यानी इसकी सभी कक्षाएं पूरी होती हैं, इसलिए ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं और इन गैसें हैं इनको हम कहते हैं अक्रिय गैसें कहते हैं। अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 7 होंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बनाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बनाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन धनायन नहीं बनाए जाते हैं, वो अलग संयोजकता हो जाती है, उसके बाद उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये जो डी वाला के एलिमेंट है इनकी संयोजकता जो है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो इनकी हम अलग अलग हिसाब से अलग अलग होती है, तो इस पर और किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अधिकतम जो है 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं ना, और अधिकतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर पाते हैं कोई लोग जो। तो ये जो तत्व हैं जैसे कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, नाइट्रोजन है ना, ये चूँकि इसकी दूसरी ही कक्षा की बात हो रही है, तो दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये जो है ये जो कार्बन है जिस 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है ना, तो इसकी संयोजकता 4 होती है, सहसंयोजक बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है ना, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये 1 संयोजकता वाले हो गए, ये 2 संयोजकता वाले हो गए, ये 3 वाले, ये 4 वाले, ठीक है। फिर ये 3 वाले आ जाते हैं ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इनको 2 चाहिए, इनको 1 चाहिए और इनको कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम संयोजकता के हिसाब से ही फिर सूत्र जो है बनाने हम होते हैं ना, तो उसी के हिसाब से कहीं 2 आ जाते हैं ना, कहीं 2 आ जाते हैं, कहीं 3 आ जाते हैं, इसी के हिसाब से। तो अब हम ये संयोजकता समझ लें। जैसे अभी आपने देखा कि जो Na है उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेता है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है, ठीक है। तब जो है सोडियम और NaCl, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन NaCl को दे देता है और बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वहीं अगर अभी आपने देखा कैल्शियम की बात की आपने, ठीक है, तो कैल्शियम जो धनायन बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनता है, और वही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर धनायन बनता है। तो जब कैल्शियम और क्लोरीन का संयोजन होगा तो देखिए कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में, इसकी बाहरी कक्षा में 7 है, 1 चाहिए इसको, तो इसलिए क्लोरीन को डबल आना पड़ेगा और सूत्र बन जाएगा CaCl2, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बनेगा और ये बना है इसका सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड में NaCl आएगा और कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 और इसकी भी 1 होती है, तो इसलिए NaCl आ गया। लेकिन वही जो कैल्शियम है उसकी संयोजकता होती है 2 और Cl की होती है 1, इसलिए Cl2 आना पड़ेगा। तो इसलिए सूत्र को याद करने से जो है पहले हम ये देखें कि भाई संयोजकता किसकी कितनी होती है। एक बार आप संयोजकता याद कर लीजिए, फिर आपको सूत्र जो है लिखने में या बनाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, ठीक है। संयोजकता भी आप टेबल से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। पूरी समझ लीजिए आप रसायन विज्ञान का जो मेन जड़ है वो यही है। जैसे आप इंग्लिश में ABCD सीखते हैं वैसे ही आपको रसायन विज्ञान के लिए ये टेबल सबसे ज़रूरी है, ठीक है। ये आप टेबल ज़रूर आप देख लीजिए। ये जो तत्व हैं 1 संयोजकता वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये लाइन 3 वाली है, ठीक है, ये लाइन 4 वाली है, ये लाइन फिर 3 वाली हो जाएगी ना, क्योंकि भाई 4 के बाद नहीं इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते। ये 3 वाली, ठीक है, ये संयोजकता होती है 2, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, तो ये -2, ये -1 होती है, ये -3 होती है ना, और ये 4 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, लेते भी नहीं, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, साझेदारी करते हैं ना इसमें। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, एल्यूमिनियम कितनी होगी 3 होगी, और वही हाइड्रोजन कितनी होगी 1, बेरिलियम की 2 होगी, मैग्नीशियम की 2 होगी, कैल्शियम की 2 होगी ना। तो ये संयोजकता जो है हम ये देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर सूत्र आपको जो है बना के दिखाते हैं। तो देखिए अब हम ये समझते हैं कि संयोजकता क्या होती है और सूत्र कैसे बनते हैं। तो देखिए ये जो है
जो पहली लाइन हमारी नहीं होती ये वाली, ये जो है पहली लाइन, ये की संयोजकता 1 होती है, दूसरी लाइन 2 है। उसके बाद हम ये समझा चुके हैं, तो ये देख लीजिए भाई। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, Ag की 1, कापर की 2, एल्युमिनियम की 3, बेरियम की 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, जिंक 2, कापर 2, ठीक है। और ये Fe की 3, Cl की -1, Br -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इस पर। सल्फर की -2, NH4 ये होता है अमोनियम, ये क्या होता है अमोनियम, ये आयन होता है। नाइट्रोजन की 3 होती है, ठीक है। कार्बन की 4 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। और ये कुछ आयन हैं, इनको देख लीजिए आप। OH निगेटिव होगा तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा। OH निगेटिव है तो क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड। Cl निगेटिव से बनेगा क्लोराइड। NO3 ये होता है सूत्र नाइट्रेट का। CO3 कार्बोनेट का, देखिए डबल निगेटिव है, इसकी संयोजकता हो गई 2। SO4 डबल निगेटिव है, ये है सल्फेट आयन। HCO3 ये है बाई कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद कुछ और है, ये भी देख लीजिए। CH3COO एक निगेटिव, ये है एसीटेट, ठीक है। और इनके बारे में भी हम बाद में बता रहे हैं आपको। तो पहले इनके लिए हम ये सूत्र कुछ बता देते हैं। तो देखिए H पॉजिटिव है ना, एक संयोजकता है H की, Cl की भी 1 है, तो बन जाएगा HCl। तो क्या बन जाएगा, देखिए H की कितनी है 1 है, Cl की भी 1 है, तो बन जाएगा HCl, ठीक है। सोडियम की भी 1 है, Cl की 1 है, तो बन जाएगा NaCl ना। इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। आगे और देखिए, पोटेशियम की भी 1 है और Cl की 1 है, तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। Ag है तो ये है सिल्वर का, और Cl की 1 है तो ये बन जाएगा AgCl, ठीक है। अब वही अगर देखिए बेरियम की 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो फिर ये बनेगा BaCl2, क्योंकि देखिए बेरियम की संयोजकता कितनी है 2 है और Cl कितनी है 1 है ना, इसे 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, तो Cl को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Cl को 2 आना पड़ेगा, तो बनेगा CaCl2। ऐसे Mg से अगर संयोजन होगा Cl का तो क्या बनेगा MgCl2। कैल्शियम से होगा तो क्या बनेगा CaCl2, ठीक है। कापर से होगा तो कापर की देख संयोजकता कितनी है 2 है, तो अगर कापर से होगा तो बनेगा CuCl2, ठीक है। तो ये भी 2 वाला चक्कर आपको समझ में आ गया होगा ना भाई। अगर एल्युमिनियम से बनेगा तो एल्युमिनियम की संयोजकता हो देखिए 3 है, ठीक है, तब क्या बनेगा AlCl3 बनेगा, ठीक है। तो ये 2 और 3 का चक्कर अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो एक संयोजकता की एक संयोजकता से मिलेंगे तो भाई सिंपल बन जाएंगे HCl, NaCl, KCl, AgCl। और वही 2 संयोजकता वाले से एक संयोजकता वाला कोई मिलेगा तो क्या होगा, इसे फिर डबल आना पड़ेगा, तब बनेगा जैसे BaCl2, MgCl2, CaCl2, ZnCl2, CuCl2, ठीक है। ZnCl2 बनेगा ना, क्योंकि Zn की वेवलेंथ कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। तो इनके सम्य नाम की में क्या आएगा क्लोराइड आएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। इनके शुद्ध की याद नहीं करने होंगे, अब आपको सिर्फ समझने होंगे, ठीक है। तो ये Cl का हो गया। ऐसे अगर हाइड्रोक्साइड है कहीं भी OH जुड़ा हुआ है ना, तो उसके नाम में होगा हाइड्रोक्साइड। OH की वैलेंसी कितनी है 1 है, ठीक है। तो OH जो है सिंगल से ऐसे जुड़ जाएगा जैसे H और OH मिलके ये जल बना लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा H2O। बाकी देखो Na और OH मिलके, Na और OH मिलके ये बना लेंगे NaOH। देखो Na की भी वैलेंसी 1 और OH की भी वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा ना। वैसे ही K की वैलेंसी 1 है और OH की भी 1 है, तो बन जाएगा KOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वही अगर Mg की बात करें भाई, तो Mg की तो वैलेंसी है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। तो
ठीक है। तो इसमें हम ऐसे होल ट्वाइज लगाते हैं तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ऐसे ही बनेगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, तो क्या लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइज, क्योंकि देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2 है ना, और OH की तो 1 ही है, तो इसलिए बनेगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ऐसे जिंक हाइड्रॉक्साइड भी अगर बनेगा तो जिंक हाइड्रा ZnOH का होल ट्वाइज ना, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। ऐसे ही और कोई भी जो है एक वैलेंसी वाला तो ऐसे जुड़ जाएगा, बाकी अगर 2 वैलेंसी वाले हैं तो डबल, जैसे कापर हाइड्रॉक्साइड अगर बनाना हो तो Cu और OH का होल ट्वाइज बनेगा ना, तो ये 2 वैलेंसी वाले हो गए, ठीक है। अब अगर जैसे हम अगर बात करें नाइट्रेट की, तो देखिए नाइट्रेट की भी एक वैलेंसी है ना, तो इसलिए अगर नाइट्रेट अगर H से आएगा तो बन जाएगा HNO3, और ये इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं ना, तो HNO3, H की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी 1, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया। इसका जो है साधारण नाम इसका है नाइट्रिक अम्ल है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 सूत्र होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट हो गए। अब अगर Ag से नाइट्रेट बनेगा तो बनेगा AgNO3, क्योंकि Ag की भी वैलेंसी 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन की भी 1 थी, तो एक वैलेंसी वाले ऐसे जुड़ जाएंगे AgNO3, ठीक है। वहीं अगर बनाना हो कैल्शियम नाइट्रेट अगर बनाना हो तो कैल्शियम वैलेंसी है 2 और नाइट्रेट की 1, तो ये आना होगा CaNO3 का होल ट्वाइज, ठीक है। तो नाइट्रेट वाले सूत्र हो गए ये। अब अगर कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट का आयन जो है उसका सूत्र होता है CO3 डबल नेगेटिव, मतलब इसके 2 वैलेंसी है CO3 की, और नाम होगा इसका कार्बोनेट। अब जैसे सोडियम की बात करें तो देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2, तो आएंगे हम क्या आएंगे, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट को लिखने के लिए लिखना होगा Na2CO3, क्योंकि सोडियम वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की है 2, ठीक है, तो इसलिए सोडियम को 2 आना पड़ेगा। भाई अगर कैल्शियम कार्बोनेट का लिखें तो CaCO3, क्योंकि CO3 की भाई 2 वैलेंसी होती है, ठीक है, और कैल्शियम की भी 2 है, तो ऐसे सिंपल आ जाएंगे CaCO3, कोई 2 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कार्बोनेट का हो गया ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र हो जाएगा CaCO3। सल्फेट की बात करें तो देखिए सल्फेट आयन जो होता है उसका सूत्र होता है SO4 डबल नेगेटिव होता है ये, ठीक है। सल्फेट की अगर बात करें तो SO4 होता है डबल नेगेटिव, यानी वैलेंसी 2 है, तो 2 वैलेंसी वाले ऐसे जुड़ जाएंगे। जैसे आपको लिखना है हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फेट लिखेंगे तो लिखेंगे H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट लिखेंगे तो Zn की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 नहीं आएंगे, ये 1 ही आएगा, और 1 ही ये दोनों वैलेंसी पूरी कर देगा, तो बनेगा ZnSO4। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का क्या होगा CuSO4, कोई डबल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखना हो मैग्नीशियम सल्फेट तो क्या लिखेंगे MgSO4, ठीक, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 है, SO4 की 2, तो MgSO4। भाई अगर के पोटेशियम सल्फेट लिखें तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमें K2SO4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है कितनी 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, और SO4 की वैलेंसी होती है 2। अब अगर एल्यूमिनियम से सल्फेट आपको मिलाना है तो देखिए कैसे मिलेगा, ये 3 वैलेंसी वाला है, 1 2 वैलेंसी वाला है, ठीक है। तो एक काम करिए कि 2 इसके लीजिए और 3 इसके लीजिए ना, क्योंकि एक सल्फेट आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 3 है, तो ये 3 सल्फेट आयन लीजिए और ये 2 लीजिए, तो सूत्र बन जाएगा Al2, ये 2 हो गए ना। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इनकी बारी कक्षाओं में टोटल मिला के, और इसको एक को 2 चाहिए तो ये 3 ले आओ, तो ऐसे, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइज होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 को 3 लाओ, तो जो है अब आप लोग समझ गए। ऐसे बाई कार्बोनेट की 1 वैलेंसी होती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है
NaHCO3। ठीक है, तो इस संयोजकता बहुत ज़रूरी है किसी का भी सूत्र बनाने के लिए। ठीक है, संयोजकता आपको जब याद होगी तो जो है आप आसानी से कोई भी सूत्र लिख सकेंगे। ठीक है, एक दो बार आप कोशिश करेंगे तो संयोजकता अपने आप याद हो जाएगी, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, संक्रमण तत्व हैं, ये अपनी संयोजकता बदलते भी रहते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आगे के तत्व हैं ये भी हम आपको बता दें, जैसे कुछ और हैं। यहाँ तक तो जो हाई स्कूल का समझ लीजिए, यहाँ तक है हाई स्कूल का, जो कोई सूत्र जो है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से जो है इंटर वाले थोड़े और आ जाते हैं। ठीक है, एसीटेट भी देख लीजिए, एसीटेट की वैलेंसी होती है तो हाइड्रोजन से मिल जाएगा। ठीक है, और जो है CH3COOH बन जाएगा, और बन जाए उसका सूत्र होता है एस्टिक अम्ल का। ठीक है, ऐसे देखिए अब हम जो है इसके सूत्र लिखते हैं। देखिए ROH, यहाँ पर R जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एल्किल मूलक होता है ना। ठीक है, R होता है एल्किल मूलक, जैसे होता है CH3, इसको कहते हैं मेथिल मूलक। ठीक है, और जैसे ये होता है C2H5, इसको कहते हैं एथिल मूलक। तो एथिल मेथिल ऐसे प्रोपिल होता है C3H7। ठीक है, तो ये प्रोपिल मूलक होता है ना, तो ये इनको R से लिखती है, ये सब R हैं। तो ऐसे जिसमें जो भी होगा, जैसे ये हो गया मेथिल, इसका क्या नाम हो जाएगा मेथिल, इसका क्या नाम हो जाएगा एथिल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, तो ये सब R से नहीं लिखते हैं, ये जो सब हैं किससे लिखे जाएंगे R से लिखे जाएंगे। ऐसे ये एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल आगे जो बनते जाएंगे। अब देखिए, अब अगर R के साथ OH जुड़ा है, यानी इनके साथ OH जुड़ा है, तो उसका सूत्र क्या होगा, एल्कोहल में वो सूत्र होगा। जैसे CH3 के साथ में हमने OH जोड़ दिया तो बन गया हमारा CH3OH। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, ये मेथिल मूलक है और OH जुड़ा है आगे, तो हो गया एल्कोहल हो गया। तो इसका नाम हो गया भाई मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, मेथिल एल्कोहल। ऐसे ही अगर एथिल से एल्कोहल जुड़ जाएगा, एथिल ग्रुप है ये C2H5OH, तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल उसका सूत्र बन जाएगा। ऐसे अगर प्रोपिल के साथ एल्कोहल जुड़ जाएगा, ठीक है, प्रोपिल के साथ यानी C3H7 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा ना। तो एल्कोहल का कोई भी सूत्र है, अगर जो भी ग्रुप जुड़ा है, वैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ऐसे ही। ठीक है, तो ये एल्कोहल के सूत्र हो गए। एल्कोहल का क्या सूत्र होगा, कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा और लास्ट में OH होगा, तो एल्कोहल होगा। ऐसे ही अगर CHO जुड़ा हो, अब देखिए C की वैलेंसी 4 होती है, O की होती है 2, तो 2 वैलेंसी O से पूरी हो गई, 1 हो गई H से पूरी हो गई, ठीक है, और बाकी एक जो है R से होगी पूरी इनमें से, ठीक है। CHO जो है वो केवल H से भी बन जाता है, तो ये H की वैलेंसी 1 होती है ना, तो ये बन जाता है HCHO, ठीक है। ये जो सूत्र होगा CHO जहाँ होगा उसका नाम होगा एल्डिहाइड। क्या नाम होगा उसका, एल्डिहाइड होगा। तो HCHO है, इसको नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे अगर CH3 जुड़ा है तो उसे कहते हैं एसिटेल्डिहाइड, यानी जो है RCHO है, ये है, इसका नाम होता है, जैसे एल्डिहाइड है, इसको हम नल करके जो है बोलते हैं इसका नाम, ठीक है। तो मेथिल है तो मेथिल एल्डिहाइड है, तो इसका सूत्र जो बन जाता है मेथेनल, इसको बोलते हैं ना, तो ये CH3 से जुड़ जाता है, तो ये हो गया एसिटेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या हो गया एसिटेल्डिहाइड। ठीक, अब जैसे ROR, O की दोनों वैलेंसी अगर जो है दोनों R से जुड़ी हो तो वो ईथर का सूत्र होता है, ठीक है। जैसे CH3O CH3, ठीक है, तो दोनों तरफ देखिए मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल।
2 हैं मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर, ठीक। ऐसे ही दोनों तरफ अगर एथिल है तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा, एक तरफ एथिल है दूसरी तरफ मेथिल है तो बन जाएगा एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। तो ये ईथर के सूत्र हो जाएंगे। ऐसे ही अगर सी की 2 वैलेंसी O से पूरी हो और बाकी 2 वैलेंसी जो है R से पूरी हो, यानी इन ग्रुपों से पूरी हो, तो उसका सूत्र होता है वो कीटोन कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? कीटोन कहा जाएगा। जैसे सी की 2 वैलेंसी तो O से हो गई, एक CH3 यहाँ लगा दो और दूसरा CH3 यहाँ लगा दो, तो ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा डाई मेथिल कीटोन का। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डाई मेथिल कीटोन, ठीक है। डाई मेथिल कीटोन का फार्मूला ये होता है ना, क्योंकि 2 मेथिल हैं तो हो गया डाई मेथिल और इसका नाम हो जाएगा कीटोन। ये कीटोन होता है और इसका जो बेसिक नाम होता है इसको कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोन बोलते हैं ना। ऐसे अगर CN जुड़ा है तो वो साइनाइड हो जाएगा, जैसे CH3CN तो हो जाएगा मेथिल साइनाइड, CH3CN तो क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड। ऐसे एथिल साइनाइड ये बन जाएंगे। NH2 जुड़ा है तो वो एमीन हो जाएगी, जैसे एथिल एमीन, मेथिल एमीन, ऐसे हो जाएगी। एक और होता है जो छूट रहा है वो भी बता दें आपको, जैसे एक सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। इसमें COOH ग्रुप होता है, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का ये COOH जो है ऑक्जेलिक अम्ल का ग्रुप लगा होता है ना, तो इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है नाम? फार्मिक अम्ल। और वही अगर CH3 से जुड़ जाए H की जगह पर, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है, जैसे इसका नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल कहते हैं ना इसको। इसका वैसे नाम होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है, ठीक, एसिटिक अम्ल। ठीक है। तो ये जो है कुछ सूत्र जो है ये हमें लगा आपको बताने चाहिए, कभी कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए, ठीक है। वैसे हम रसायन विज्ञान जो है पढ़ाते नहीं, लेकिन हाँ हाई स्कूल में जो है हमारा ये पीरियड लगता है, तो हमने सोचा हाई स्कूल के बच्चों के लिए बना दे वीडियो। और बाकी थोड़े और हमने सोचा तो इंटर वाले बच्चे उनको भी जो है कुछ ना कुछ विशेष लाभ होगा, ठीक है। बाकी आप जो है अगर कोई गलती हो गई हो कहीं भी, या देखो रसायन विज्ञान भाई बहुत अपवाद चलते रहते हैं ना, संयोजकता बदलती है, ठीक है, और बहुत सारे अपवाद चलते रहते हैं, तो उसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं अगर कोई गलती हो गई हो, ठीक है। बाकी जो है जितना हो सका हमने जो है आपको बताने की कोशिश की है। तो ये बहुत अगर आपके काम का हो वीडियो, ठीक है, तो जो है आप दूसरे लोगों को भी भेजिए। और जो है हम अपने चैनल पर जो है मैथ की बहुत जल्दी जो है बैच शुरू करने वाले हैं, जो परीक्षा स्पेशल होगा। ये जो है परीक्षा स्पेशल के नाम से एक जो है बना देंगे हम प्लेलिस्ट, और उसमें जो है मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए हमें बनाएंगे। हाई स्कूल और इंटर जो है, हाई स्कूल में मैथ और साइंस के लिए, और इंटर में जो है मैथ और फिजिक्स के लिए बनाएंगे। बहुत ही जल्दी इस पर जो है काम चल रहा है, और जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे ना। तो लगातार आप जो है हमसे संपर्क में रख सकते हैं। बाकी अगर कोई असुविधा है, कोई समस्या है, तो जो है आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।